नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कक्षा 9वीं का जो आज प्रश्न पत्र है, संस्कृत का प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों ने इन निर्देशों को पहले ही एग्ज़ाम करते समय पढ़ लिया होगा, इसलिए हम यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि नीचे लिखे गए एक जो अपठित पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसके ही आधार पर आपको आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना। मैं सीधे प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम लोग यहाँ सीधा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो आ भाग है, इसमें एक पदेन उत्तर, तो यानी एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है वर्षा काले के सर्वाधिकाः प्रसन्नाः भवन्ति, यानी वर्षा काल के समय सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होते हैं। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें एक पंक्ति है कि वर्षा काले कृषकाः सर्वाधिकाः प्रसन्नाः भवन्ति, क्योंकि एक पद में आपको उत्तर लिखना है, इसलिए आपको क्या लिखना है, सीधे जो है आपको लिखना है इसका आंसर कृषकाः। अगर आप यहाँ पर कृषकाः इसका उत्तर लिखते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है अवरुद्धे जले के जयन्ते। अवरुद्धे यानी रुके हुए पानी में कौन पैदा होते हैं, कौन उत्पन्न होते हैं। तो आपको बताना है अवरुद्धे जले अनेके कीड़ाः जयन्ते, क्योंकि एक पद में आपको इसका आंसर देना है, इसलिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आंसर कीटाः, यानी रुके हुए जल में कीड़े मकोड़े जो है उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कदा जल जनित रोगाणाम प्रभावः सर्वत्र दृश्यते, यानी जल से उत्पन्न वाले जो रोग हैं उनका प्रभाव कब दिखाई देता है। तो जब आप अपने पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्षा काले जल जनित रोगाणाम प्रभावः सर्वत्र दृश्यते, यानी वर्षा काल के समय जो जल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो हर जगह दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, वर्षा काले। तो एक पद में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर हमने देख लिया है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। और अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो यानी जो नीचे प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, अस्माकं देशस्य अर्थव्यवस्था कीदृशी वर्तते, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, इसका आंसर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। और इस पैराग्राफ में आप जब ढूंढोगे तो एक पंक्ति है यहाँ पर अस्माकं देशस्य अर्थव्यवस्था कृषि आधारिता वर्तते, यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न क्या है, कदा देशे धन धान्यस्य अभावो ना भवति, यानी देश के ऊपर, देश में कब धन धान्य का अभाव नहीं होता है। तो इसका उत्तर जब आप पैराग्राफ में ढूंढोगे तो लिखा हुआ है कि यस्मिन् वर्षे वर्षा सम्यक्तया भवति तस्मिन् वर्षे देशे धन धान्यस्य अभावो ना भवति, यानी जिस वर्ष अच्छी वर्षा होती है उस वर्ष धन धान्य का देश के ऊपर कोई भी अभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कई प्रयासैः जलजनित रोगैः जनहानि ना भविष्यति, यानी किसके प्रयास से जल से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उससे जो है जन की हानि नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप देख रहे हो, पैराग्राफ की अगली जो पंक्ति हैं उसको जो है पूरा उतार देना है। कुत्रापि जलम अवरुद्धम ना भवेत् एवंच जले कीटानां उत्पत्ति ना भवेत् एतदर्थं प्रयासाः करणीयाः एतेन जलजनित रोगैः जनहानि ना भविष्यति, यानी कहीं पर भी जल रुके ना और जल में जो है कीड़े उत्पन्न नहीं होंगे, तो हमें जो है इसका प्रयास करना चाहिए और इसके कारण से जल के से जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनसे जो है जनहानि नहीं होगी। तो आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखतो, यानी ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को देख करके आपको बताना है
कि इस पैराग्राफ का उपयुक्त जो है शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आप देखिए, जब आप इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें जो है किसकी बात की गई है, वर्षा काल की बात की गई है ना। बरसात के मौसम की इस प्रश्न में जो है चर्चा की गई है, इसलिए आप इसका पैराग्राफ क्या लिखोगे, वर्षा ऋतु लिख सकते हो अथवा वर्षा काल लिख सकते हो, है ना। इन जो है इस प्रकार आपको जो है इसका शीर्षक लिखना है। अगला प्रश्न है कि यथा निर्देशम उत्तरम, यानी जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है ऐसा ही आपको यहाँ पर कुछ उत्तर लिखना है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है विनाशः इति पदस्यो विपर्य पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम, यानी अनुच्छेद में विनाश शब्द का, विपर्य कहते हैं विलोम पद को, यानी विनाश शब्द का विलोम पद आपको ढूंढना है। तो देखिए, अवरुद्धम का अर्थ होता है रुका हुआ, हानि भी नहीं हो सकता, प्रसन्न भी नहीं हो सकता। विनाश का जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द, वो है उत्पत्ति। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर उत्पत्ति ही लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कृषकाः सर्वाधिकाः प्रसन्नाः भवन्ति, अत्र कर्तृपदम किम, किसान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इस वाक्य में कर्ता क्या है। तो कर्ता आपको बताना है कृषकाः, यानी इस प्रश्न में कृषकाः जो है कर्तृपद है। अगला प्रश्न है वर्षा कालस्य महान प्रभावो भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, वर्षा काल का महान प्रभाव यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, इसमें आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण इसमें है महान, क्या है, महान जो पद है वो इसका जो है विशेषण है इस वाक्य में। अगला प्रश्न है अवरुद्धे जले अनेके कीड़ाः जयन्ते, अत्र क्रियापदम किम, यानी रुके हुए जल में बहुत सारे कीड़े पैदा होते हैं, इसमें आपको बताना है क्रियापद, यानी वर्ब इसमें कौन सी है, तो आपको बताना है जयन्ते। जयन्ते क्या है, यहाँ पर क्रियापद है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के सभी उत्तर हो गए हैं। आइए अब हम जो है अगले प्रश्न को करेंगे। तो आइए अब खंड खा करते हैं, जिसमें रचनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। रचनात्मक प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले एक पत्र दिया गया है, जिसमें आपको पत्र लिखना है, जिसमें कहा गया है कि आपका नाम उदय है और आप गीता विहार में स्थित राजकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। आपका जो घर है वो राजस्थान प्रांत में स्थित है। आपकी बहन का विवाह मास के अंतिम समय में जो है निश्चित हुआ है, अतः आप घर जाना चाहते हैं, इसलिए आपको 7 दिनों का अवकाश अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस पत्र को आपको लिखना कैसे है। हालांकि आप लोगों ने ज़रूर लिख लिया होगा। सबसे पहले लिखना है सेवायाम, क्या लिखना है, सेवायाम। फिर आपको लिखना है प्राचार्य महोदयः, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखना है राजकीय विद्यालय गीता विहार। फिर आपको क्या लिखना था, इसमें आपको विषय लिखना है, क्या लिखना है, विषय। और विषय में आपको क्या लिखना है, 7 दिवसानाम अवकाशम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम। आपको क्या लिखना था कि 7 दिन का अवकाश पाने के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि मम नाम उदयः, आपको ऊपर लिखना था महोदय, मम नाम उदयः, अहम नवम्याम कक्षायाम पठामि। भवतः की जगह आपको लिखना था मम, क्या करना है, मम गृहम राजस्थान प्रांते स्थितः अस्ति। अब जहाँ पे भवतः यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, मम कर देना है। मम भगिन्याः विवाह मासान्ते निश्चितः अस्ति, अतः अब जहाँ पे भवान है, भवान को क्या कर देना है, अहम लिख देना है, क्या, अहम गृहम गंतुम इच्छामि, एतदर्थम 7 दिवसानाम अवकाशम दत्त्वं मह्यम अनुग्रहीष्यति। इस प्रकार आपको लिखना था। और नीचे आपको लिखना था भवदीयः, अथवा आपका भवतः आज्ञाकारी शिष्यः, और नीचे आपको लिखना था उदयः। तो इस प्रकार अगर आप जो है पत्र लिखोगे तो आपका पत्र जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके अलावा रचनात्मक कार्य के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि अधः प्रदत्त चित्तं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखतो, यानी नीचे जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको जो है मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य जो है आपको यहाँ पर आपको बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले चित्र किसका है, जलोप्लवस्य, यानी बाढ़ के समय का यह चित्र है। तो आपको लिखना है इदम चित्रम जलोप्लवस्य अस्ति, यह चित्र बाढ़ के मौसम का है।
फिर आपको दूसरा इसमें क्या लिखना था, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा वाक्य इसमें आप क्या बनाओगे, देखो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ना, तो लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, जनाः। अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, इस चित्र में आदमी हैं। पीछे आप क्या देख, यहाँ पर एक शब्द है भवनम, आपको बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको या तो भवनम प्रयोग करोगे, अस्मिन् चित्रे भवनम, तो यहाँ पे आपको लिखना है अस्ति। और अगर बहुवचन में प्रयोग करोगे तो भवनानि सन्ति। आपको एक नाव दिखाई दे रही है, तो अस्मिन् चित्रे एका नौका अस्ति, अस्मिन् चित्रे रक्षकाः सन्ति, है ना, अस्मिन् चित्रे जलम अस्ति। तो इस प्रकार से आप जो है 5 वाक्य चित्र के जो है बना सकते हैं। इसके अलावा अथवा में एक प्रश्न दिया गया था जिसमें रक्षाबंधन के ऊपर जो है आपको इन मंजूषा शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाने थे। तो आशा करता हूँ इन प्रश्नों को आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 4 की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में जो है कहा गया है कि अधोलिखिता नाम के सांचित पंचवाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतो, यानी नीचे जो लिखे गए कुछ अनुवाद दिए गए हैं, उनमें से आपको 5 अनुवाद जो है संस्कृत में लिखना है। तो जिसमें सबसे पहला अनुवाद है विद्यार्थी चित्र देखता है, तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी चित्रम पश्यति, क्या लिखना है, पश्यति। आपको क्या इसका आंसर लिखना है, विद्यार्थी चित्रम पश्यति। तो ये हो गया आपका पहला अनुवाद। अगला अनुवाद है 2 छात्राएं खेल रही हैं। अब देखिए 2 छात्राओं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, छात्रे, क्या प्रयोग करेंगे, छात्रे। खेलने की संस्कृत क्या होती है, खेल धातु होती है, खेल भी लिख सकते हो अथवा क्रीड भी लिख सकते हो। अब क्योंकि 2 खेल रही हैं इसलिए हम प्रयोग करेंगे खेलतः। अगर एक छात्रा खेल रही होती तो क्रीडति, और 2 खेल रहे हैं तो क्रीडतः अथवा खेलतः। अगला अनुवाद है मैं निबंध लिखूंगा। अब देखिए क्या है, लृट लकार यानी भविष्य काल का अनुवाद है। मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम, निबंधम। लिखने की संस्कृत क्या लिखोगे आप, लेखिष्यामि, मैं अनुवाद लिखूंगा। आइए अगले अनुवाद तो करते हैं। तुम असत्य क्यों बोलते हो, तो तुम की संस्कृत क्या होती है, तुम। असत्य को क्या लिखोगे, असत्यम, तुम असत्यम, क्या लिखोगे आप, त्वम असत्यम। और क्योंकि संस्कृत क्या होती है, किमर्थम, यानी किस लिए। और वदसी, क्योंकि तुम के साथ क्या प्रयोग करोगे, वद धातु में हमें अब सी प्रयोग करना है, तो क्या लिखेंगे, वदसी। तुम असत्य क्यों बोलते हो, त्वम असत्यम किमर्थम वदसी। अगला अनुवाद है निर्धन को दान दो। निर्धन शब्द में आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या बन जाएगा, निर्धनायो दानम देहि, निर्धन को दान दो। अगला अनुवाद है गीता पानी लाती है, तो गीता जलम आनयति, गीता जो है पानी लाती है। तो इस प्रकार खंड का भी हमारा पूरा हुआ। आइए अब खंड का करते हैं, जिसके अंतर्गत अनुप्रयुक्त व्याकरण का जो है प्रयोग किया गया है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए संधि अथवा संधि विच्छेद करो। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए पदों में संधि अथवा संधि विच्छेद करिए, और इसमें से आपको क्या करना है, केवल 4 ही प्रश्न करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अत्र एवो, तो अत्र एव में जब आप संधि करोगे तो क्या बन जाएगा, अत्रैवो। आप इस प्रकार से अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। अगला क्या है, मानुषोचितम, इसको आपको क्या लिखना है, मानुष, मानुष जमा उचितम। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अत्युत्तमः, अत्युत्तमः, इसको जब आप अलग अलग करोगे तो हो जाएगा अति जमा उत्तमः, क्या होगा, अति जमा उत्तमः। अगला पद है न इच्छामि, तो इसको क्या बना देना है, नेच्छामि, क्या बनाना है, नेच्छामि। और आखिरी प्रश्न है चा एकाकिनी, इसको आपको बना देना है चैकाकिनी। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से इसका आंसर लिखा है तो आपके उत्तर सही हैं।
आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। यानी नीचे जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उसको आपको छांट करके लिखना है। आइए बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाते हैं। अगर आपने इसका आंसर कवयः लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले का है रिक्त स्थान क्रीडितुम इच्छति। देखिए इच्छति एक वचन में है, तो इसमें आपको एक वचन का शब्द ढूंढना है जो है छात्रः। अगर आप लोगों ने छात्रः लिखा है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वचनम सत्यम अस्ति। तो आपको क्या करना है इसके आंसर में, आपको लिखना है साधोः। अगर आप लोगों ने इसका आंसर साधोः लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चौथे में है बालिकयोः अत्र का विभक्ति ही। बालिकयोः में कौन सी विभक्ति है, तो आपको बताना है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और अगला प्रश्न है निर्बले सुते रिक्त स्थान कृपा अधिका भवति। निर्बल बेटे के ऊपर माँ की कृपा अधिक होती है, इसमें भी आपको षष्ठी विभक्ति का शब्द ढूंढना है जो कि है मातुः। अगर आपने इस प्रकार से इसके आंसर टिक किए हैं तो आपका आंसर सही है। आइए प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि उचित लकारम प्रयुज्यो क्रियापदैः वाक्यानि पूरयतु। यानी उचित क्रियापदों को ढूंढ करके आपको वाक्य की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले है छात्रौ पत्रम रिक्त स्थान। अब देखिए छात्रौ क्या द्विवचन है ना, छात्रः छात्रौ। इस प्रकार पठति पठतः, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पठतः। अगला है राकेशः दूरभाष यंत्रे क्रीडाम। तो इसका आंसर आपको लिखना है अक्रीडतो। क्या करना है, अक्रीडतो। अगला प्रश्न है त्वम पुस्तकम कदा। अब त्वम के साथ किसका प्रयोग हम करते हैं, सी का करते हैं। किसका करते हैं, सी का। और सी किसके साथ, नेष्यति, नेष्यसि। तो हमारा होगा आंसर त्वम पुस्तकम कदा नेष्यसि। अगला प्रश्न है सर्वे भद्राणि, और इसके आंसर में हम लिखोगे पश्यन्तु। ये तो श्लोक है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा होगा। सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप लोगों ने इस श्लोक को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है अहम भवतः रहस्यम। अब देखिए अहम के साथ क्या प्रयोग होता है, आमी प्रयोग होता है। और आमी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, एक ही शब्द जिसके अंत में जो है आमी शब्द है, जानामि। अहम भवतः रहस्यम जानामि। तो ये प्रश्न के सारे उत्तर पूरे हो गए। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कारक उपपद विभक्तिम आश्रित विकल्पेभ्यः उचित पदानि चिन्हतु। यानी कारक और उपपद विभक्तियों के आधार पर जो सही विकल्प हो उसको आपको जो है लिखना है। तो बालका सह यात्राम करोति। देखिए सह शब्द आ गया, तो सह के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। ऊपर लिखा भी हुआ है जनक शब्द में आपको जिसमें तृतीया विभक्ति लिखा हुआ है ऐसा आपको ढूंढना है। अगला है उद्यानम शब्द में द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कहाँ पर है, उद्यानम, है ना। तो अगर आपने उद्यानम टिक किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। मातृ शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर है मात्रे। अगर आपने मात्रे सही टिक किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है अहम रिक्त स्थान मिथ्या वचन में आपको तृतीया विभक्ति ढूंढना है। जैसे बन जाता है बालकेनो, उसी प्रकार बनेगा मिथ्या वचनेनो। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान बिना ना जीवितम। जल शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति ढूंढना है, द्वितीय विभक्ति वाला शब्द है जलम। तो इस प्रकार इस प्रश्न के भी उत्तर पूरे हुए। आइए प्रश्न संख्या 9 करते हैं। और प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययोः संयोज्य विभज्य वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिन्हतु। आपको प्रकृति प्रत्यय जो है चुनना है ना। जो आपने प्रत्यय पढ़े हैं उन प्रत्ययों के आधार पर आपको उत्तर सही करना है। सबसे पहले आलोक के शब्द में आपको बताना है प्रत्यय कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा उपसर्ग इसमें क्या है, आ उपसर्ग है ना। और धातु इसमें कौन सी है, लोक धातु है। कौन सी धातु, लोक धातु। और अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें है ल्यप प्रत्यय। कौन सा है, ल्यप प्रत्यय। तो अगर आप लोगों ने इस प्रकार से इसका आंसर लगाया है गा नंबर, अगर आपने इसका उत्तर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दृश्य जमा में कत्वा। और दृश्य धातु में जब आप कत्वा प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका आंसर बन जाएगा दृष्टवा।
अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, हतः को जो है आपको अलग अलग करना है। हतः तो इसमें क्या है, कौन सी धातु है, हन धातु है। कौन सी धातु, हन धातु। और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ कत प्रत्यय, तो आपको बताना है हन जमा कत। अगर आपने इसका खा उत्तर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है दू धातु में जो है तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। तो जब आप तुमुन प्रत्यय इसमें जोड़ोगे तो बन जाएगा दोग्धुम। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर घा चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न को करेंगे। 10वें प्रश्न में कहा गया है कि अंकानां स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषया लिखतो, यानी जो संख्याएं दी गई है इनको आपको संस्कृत में लिखना है। और बहुत ही आसान और सरल जो है यहाँ पर आपके सामने संख्याएं हैं, और आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा होगा। 4 को क्या करना, फलानी शब्द, फल कैसे शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो 4 को आपको नपुंसक लिंग में लिखना है। तो आप क्या लिखना होगा इसमें, चत्वारि। क्या लिखना होगा, चत्वारि। अगर आपने चत्वारि लिखा है तो बिल्कुल सही आंसर है। 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही आसान था। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। क्या कहते हैं, चत्वारिंशत्। अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 2 क्या है, स्त्रीलिंग में लिखना है, तो आपको जिस प्रकार बालिके शब्द से आपको लिखना था द्वे, और 15 को आपको लिखना था पंचदशः। क्या लिखना था, पंचदशः। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से उत्तर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होंगे, और आशा करता हूं कि इस प्रश्न में किसी भी बच्चे के नंबर नहीं कटेंगे। आइए अब हम करेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न संख्या 11 है, जिसमें हमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, यानी कौन कौन से जो है उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले देखिए, आगंतव्यम को जब हम अलग अलग करेंगे तो आ को अलग कर देंगे और इसमें कर देना है गंतव्यम। कुछ नहीं करना है, बस आ को यहाँ पर अलग करते ही आपको आधा नंबर मिल जाएगा। प्रबंध को क्या करना है, इसको जो प्लस है प्लस को हटा दो, बस आपका उत्तर बन गया प्रबंधम। अब इससे तो आसान प्रश्न नहीं हो सकते ना। अगला प्रश्न है अनुएष्यामि। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। अगर आपने यण संधि पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा ऊ के बाद अगर कोई दूसरा असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वा हो जाता है। तो आपको लिखना होगा अन्वे, और यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ोगे तो अन्वेषयामि। क्या बनेगा, अन्वेषयामि। अगला प्रश्न क्या है, विप्रयोगः। कुछ नहीं करना है, वी को यहाँ पर अलग कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्रयोगः। अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा। अगला शब्द क्या है, निर्धनः। आप देखो निर्धना को कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है ना, ये जो रा है ऊपर कर देना। इस प्रकार से आपने अगर लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें कहा गया है कोष्टकेभ्यः शुद्धम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतो, यानी कोष्टक से उचित अव्ययपद को लिखते हुए आपको अपना जो है रिक्त स्थान सही से भरना है। तो देखिए, ज़्यादा मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, इसका आंसर हो जाएगा पूरा। अगर आपने पूरा टिक किया तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। अगले का आंसर होगा अत्रो। अगर आपने अत्र लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अगले का आंसर है तदा। क्या लिखोगे, तदा। सोमवासरः अस्ति। देखो अस्ति यानी है, और है के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अद्य। अद्य यानी आज। आज जो है सोमवार है। और आपको पता है जहाँ पर यत्र आता है वहाँ पर तत्र होता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे तत्र। तो अगर आपने इस प्रकार से आंसर लिखा है तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अब हम करेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें क्या कहा गया है कि पठित अवबोधन है, यानी आपके पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर यहाँ कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो मैं जो है यहाँ पर पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, सीधा जो है प्रश्न और उत्तरों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो देखो, का रोदितुम आरब्धा, यानी कौन रोना शुरू किया। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें क्या है, जब कौआ जो है दाने खाना शुरू करता है तो देखिए बालिका रोदितुम आरब्धा, तो इसका आंसर आपको लिखना है बालिका। क्या लिखना है इसमें आंसर आपको, बालिका। अगला प्रश्न है प्रहर्षिता बालिकाः काम अपि न लेभे। इसका उत्तर जब आप ढूंढोगे तो इस पर देखिए एक पंक्ति आपको दिख गई, इसमें आपको क्या लिखना है, निद्रामपि, यानी इसका आंसर क्या आप लिखना है आपको, निद्राम अपि। अगला प्रश्न है कस्मात् पूर्व में वो सा तत्र उपस्थिता, यानी किससे पहले वो वहाँ पर उपस्थित हो गई। तो इसका आंसर आपको जब आप अपने पैराग्राफ में ढूंढोगे तो आपको मिलेगा सूर्योदयात् पूर्व में वो सा तत्र उपस्थिता। तो इसका आंसर आपको लिखना है सूर्योदयात्।
क्या लिखना है? सूर्योदया। तो ये क्या था? प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें हमने प्रश्न संख्या आ के अंतर्गत जो प्रश्न थे उसके जो एक पदेन उत्तरतो हमने कर लिया। अब आइए हम करेंगे पूर्ण वाक्येन उत्तरतो। कीदृशः काकः बालिकया पूर्वं न दृष्टः। इसका आंसर जब आप अपने पैराग्राफ में देखोगे तो आप देख पा रहे हो, स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं न दृष्टः। अगला प्रश्न है कि काकम निवारयन्ती बालिका किम प्रार्थयति। कौवे को मना करते हुए जो बच्ची थी वो क्या प्रार्थना करती है? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे तंडुलान माँ भक्षयो मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। यानी आप जो है चावलों को मत खाइए, क्योंकि जो मेरी माता है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। अगला प्रश्न है किम विलोक्य बालिका आश्चर्यचकिता संजाता। क्या देख करके जो बालिका है वो आश्चर्यचकित हो जाती है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे वृक्षस्य उपरि विलोक्य साचा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। क्योंकि वहाँ पर जो है पेड़ के ऊपर सोने का उसका जो है कौवे का जो है घर बना हुआ था। तो इस प्रकार अगर आप इसका उत्तर लिखते हो तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। आइए अब हम करेंगे यथा निर्देशम उत्तरतो। यानी इस प्रश्न के अंतर जो व्याकरण से आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम लिखेंगे, जिसमें आपको से केवल जो है 2 प्रश्न करने थे। जननी इत्यस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम। यानी जननी किसे कहते हैं? माता को कहते हैं, और इस पैराग्राफ में माता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे माता। अगला प्रश्न है अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामी अत्र क्रियापदम किम। यानी इस वाक्य में जो है क्रियापद कौन सा है? तो आपको बताना है, इसमें क्रियापद है दास्यामी। अगला प्रश्न है स्वर्ण पक्षः काकः अत्र विशेषण पदम किम। यानी सोने के पंख वाला कौवा, इसमें जो विशेषण पद है वो है हमारा स्वर्ण पक्षः। तो अगर आपने इसका आंसर स्वर्ण पक्षः लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अब हम जो है प्रश्न संख्या 14वें को करेंगे, जिसमें कहा गया है कि नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ना है, उसके उत्तर आपको जो है संस्कृत में लिखना है। तो आपको इस श्लोक को पढ़ना है, उसके बाद जो है इसका उत्तर आपको लिखना था। इस प्रकार जो है प्रश्न में कहा गया है। तो सबसे पहले एक पदेन के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है का स्वयमेव अभ्यः ना पिबन्ति। यानी अपना जल कौन नहीं पीती है? तो आपको आंसर लिखना है इसमें नद्यः यानी नदी जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। अगला प्रश्न है वृक्षाः स्वयं कानि ना खादन्ति। पेड़ स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो आपको आंसर लिखना है फलानि। क्या लिखना है इसमें आंसर आपको? फलानि। यानी पेड़ जो हैं अपने फल कभी नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है परोपकाराय केशाम विभूतयः। तो आपको आंसर लिखना है सताम विभूतयः। क्या लिखना है? सताम विभूतयः। इस प्रकार अगर आप लोगों ने इसका उत्तर लिखा है तो आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरतो। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। वारिवहाः किम न कुर्वन्ति। तो इसका आंसर लिखना होगा सस्यम न अदन्ति। क्या लिखना है? सस्यम न अदन्ति। अगला प्रश्न है सताम विभूतयः किमर्थम भवन्ति। यानी जो सज्जनों का जो शरीर होता है किस लिए होता है? तो आपको लिखना है परोपकाराय। क्या लिखना है? परोपकाराय। आपको लिख देना है परोपकाराय। तो पूरा आंसर क्या हो गया? सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अगला प्रश्न है नद्यः किम ना पिबन्ति। नदी क्या नहीं पीती है? तो किम की जगह आपको लिख देना है जलम। क्या लिखना है? जलम। और आपका उत्तर बन जाएगा नद्यः जलम ना पिबन्ति। तो इस प्रकार अगर आपने इसका उत्तर लिखा है तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। आइए अगले प्रश्न को करते हैं यथा निर्देशम उत्तर। तो यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। पिबन्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम पद्यांशे किम प्रयुक्तम। यानी पीने के लिए जो क्रियापद का प्रयोग किया गया है उसके लिए कौन सा कर्ता पद यहाँ प्रयोग हुआ है? तो आपको लिखना है नद्यः, है ना, क्योंकि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, ऐसा इस पाठ में कहा गया है। अगला प्रश्न है मेघाः इत्यस्य किम पर्याय पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। मेघ शब्द के लिए, बादल शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है? तो आपको लिखना है वारिवहाः। क्या लिखना है? वारी का मतलब होता है जल, और वहा का मतलब ढोने वाले, जलों को ढोने वाले, हैं ना, या जलों को ग्रहण करने वाले। अगला प्रश्न है स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षाः। अत्र क्रियापद, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पर खादन्ति जो शब्द है वो हमारा क्रियापद है।
आइए अगले प्रश्न को करते हैं, जिसके अंतर्गत एक नाट्यांश दिया गया है और नाट्यांश के आधार पर आपको जो है उत्तर लिखना है, जिसके अंतर्गत एक पदेन में जो सबसे पहला प्रश्न है सुगंधा कीदृशः, सुगंध कैसी है, तो आपको बताना है मनोहरः। कैसी सुगंध है? मनोहरः। अगला प्रश्न है चंदनः किम ग्रहीतुम इच्छति, चंदन क्या लेना चाहता है, तो आपको ही पता है चंदन जो है मोदक लेना चाहता था। क्या? मोदकम। आपको क्या लिखना है? मोदकम। अगला प्रश्न है कानि पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए क्या थे, तो आपको बताना है मोदकानि। क्या थे पूजा के लिए? मोदकानि। तो इस प्रकार अगर आपने इसका उत्तर लिखा है तो आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में आपको जो है उत्तर लिखना है मल्लिका सक्रोधम किम कथयति, मल्लिका जो है क्रोध में, गुस्से में आकर के क्या कहती है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ में इसके जो है उत्तर आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए मल्लिका ने क्या कहा था क्रोध में, देखिए यहाँ पर लिखा मल्लिका ने कहा गुस्से में आकर के विरम विरम माँ स्पृश एतानि मोदकानि, यानी इन लड्डुओं को तुम मत छुओ, इस प्रकार से उसने कहा था। किसने कहा था? मल्लिका ने कहा था। अगला प्रश्न है किम दृष्ट्वा चंदनः जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, यानी क्या देख करके चंदन की जो जीभ थी वो रुक नहीं रही थी, तो आपको बता देना है मोदकानि। क्या देख करके? मोदकानि। तो आपको लिखना है मोदकानि दृष्ट्वा चंदनः जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, इस प्रकार से आपको पूरा उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न है चंदनः शीघ्रम किम संपादितुम कथयति, चंदन क्या जल्दी से पूरा करने के लिए कह रहा था, तो आपको पता है पूजा करने के लिए जल्दी से कह रहा था। किम की जगह लिख देना है पूजनम। चंदनः शीघ्रम पूजनम संपादितुम कथयति। अगर आपने इसका उत्तर इस प्रकार लिखा है तो आपके आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतो, यानी निर्देश के आधार पर आपको उत्तर लिखना था सुगंधस्तु मनोहरः, मनोहर सुगंध में आपको विशेष्य बताना है। इसमें विशेष्य क्या है? सुगंध। क्या शब्द है? सुगंध शब्द जो है इसमें विशेष पद है ना। अगला देखिए अगला प्रश्न है सम्यक जानामि नाथो, अत्र जानामि क्रियायाः कर्तृपदम प्रयुक्तम, यानी जो जानामि जो क्रियापद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपको या तो देखो जानामि किसके साथ प्रयोग होता है? अहम के साथ। किसके साथ? अहम जानामि, इस प्रकार आप प्रयोग करते हो ना। तो अगर आपने या तो इसका आंसर लिखोगे मल्लिका, अथवा अगर आपने अहम भी लिखा है तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है सत्वरम इत्यस्य पर्याय पदम नाट्यांशे किम प्रयुक्तम, सत्वरम का अर्थ होता है जल्दी, है ना। और आप ऊपर भी देख पा रहे हो यहाँ पर चंदन ने क्या कहा था? शीघ्रम, है ना। तो सत्रम का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शीघ्रम। अगर आपने शीघ्रम लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अगला प्रश्न है जिसके अंतर्गत हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, तो ज़्यादा जो है समय नहीं लेंगे, सीधा आंसर बताऊंगा। नवीनाम के लिए जो हम प्रश्न निर्माण करेंगे वो होता है कीदृशी। क्या बनाओगे? कीदृशी यानी कैसा, है ना। अगला क्या है? वसंते, वसंते यानी बसंत ऋतु में, और इसका आंसर क्या होगा? कदा। अगला क्या है? रक्षा नियोग कारणातो, है ना। तो पंचमी भक्ति के लिए आप क्या प्रयोग करोगे इसमें? कस्मात। क्या प्रयोग करोगे? कस्मात। अगला क्या है? स्वकर्मणि, तो इसका प्रयोग करोगे कुत्र। क्या प्रयोग करोगे? कुत्र। और अगला प्रश्न है नदी नाम, तो नदी नाम के लिए क्या प्रयोग करोगे आप? कासाम। तो अगर आपने इस प्रकार से उत्तर दिए हैं प्रश्न निर्माण के तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। तो आइए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 17वां, जिसके अंतर्गत हमें श्लोक के अन्वय पूरे करके लिखने हैं, जिसमें पहले श्लोक के जो अन्वय आएंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति चयाति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो ततः। इसका जब आप उत्तर करने जाओगे तो सबसे पहला वृत्तम, रिक्त स्थान में आपको लिखना है यत्नेनो। क्या लिखना है? यत्नेनो। संरक्षेद वित्तम एति चा, और अगला जो उत्तर आप लिखोगे याति। क्या लिखोगे? याति चा वित्तम क्षीणः, रिक्त स्थान, और इसका आंसर क्या आएगा? अक्षीणः। क्या आएगा? अक्षीणः। तो अगर आप लोगों ने इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा है तो पहले श्लोक का अन्वय जो है आपके सही होंगे। इसमें पहला जो उत्तर आपको लिखना था यत्नेनो। क्या लिखना था? यत्नेनो।
दूसरे श्लोक के अन्वय जो बचे हुए 3 अन्वय हैं, इसे क्या करना है आपको दूसरे श्लोक में लिखना है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। इसका जब आप उत्तर करने जाओगे तो धर्म सर्वस्व क्या आंसर आएगा पहले में, श्रूयताम। क्या आएगा, श्रूयताम। श्रुत्वा एव च, और अगले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, अवधार्यताम। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अवधार्यताम आत्मनः, और जो फिर रिक्त स्थान आ गया उसमें एक बचा हुआ है प्रतिकूलानि। जब आप इसको लिख दोगे तो आपका जो है प्रश्न संख्या 17 पूरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न भी प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत है, जिसमें एक श्लोक है और उस श्लोक के भावार्थ को रिक्त स्थान में हमें पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको श्लोक पढ़ लेना है और जो भावार्थ दिए गए हैं उन्हें जो है रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसका सीधा उत्तर बताऊँगा। पहले का उत्तर आएगा जल बिंदु भी, दूसरे का उत्तर है माधवी लता नाम, और तीसरे उत्तर में आप लिखोगे नूतनाम। तो अगर आपने इस प्रकार से उत्तर लिख दिया तो आपकी आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 18, जिसमें एक कथा दी गई है और उस कथा को जो है क्रम से हमें लगाना है। तो प्रश्न संख्या 18 में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा उत्तर आपके स्क्रीन पे है। आप अगर इस प्रकार से आपने क्रम लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 18 नंबर प्रश्न के बाद अब हम करेंगे 19 नंबर का प्रश्न, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न भी है, जिसमें पहले कहा गया है कि रेखांकित पदानि आधृत्यो प्रसंगानुसारम समुचित अर्थम चित्वा लिखतो। यानी जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनका जो उचित उत्तर है वो आपको लिखना है। तो शनीरे का अर्थ होता है जल युक्ते। अगर आपने जल युक्ते इसका आंसर लगाया है तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है ललिते पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, और पुष्प पुंजे का अर्थ क्या होता है, पुष्प समूहे। अगर आपने इसका आंसर पुष्प समूहे लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में दुहिता शब्द है, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। अगर आपने दुहिता का पुत्री अर्थ लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न में एक शब्द है निदाघ दिवसे। निगाध दिवसे कहते हैं गर्मी के ऋतु को, है ना। तो अगर आपने इसका आंसर ग्रीष्म दिवसे लगाया है तो बिल्कुल जो है सही आंसर है। अगला एक प्रश्न है जिसमें आपको उचित मिलान करना है। अब देखिए प्रसाद किसे कहते हैं, भवन को कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से मिलान कर देना है ना। कलाप किसे कहते हैं, समूह को कहते हैं। निषिद्ध को आपको जो है अस्वीकृता से आपको मिलान कर देना है, और अनुरूपम को जो है योग्यम से आपको मिलान कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आपने अपने प्रश्न पत्र का उत्तर दिया है तो निश्चित रूप से आपके अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं। यदि आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।